एक बहुत अच्छी बात क्या है पता है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, जो मुझे लगती है वो इस हिसाब से है कि मुझे मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन यंग लोगों की लगती है। मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ये यंग लोगों की लगती है। ऐसा नहीं है कि मेरा अनुभव नहीं है दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, मेरा अनुभव है। मैं ऑलमोस्ट 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूँ। अपने यंग एज में 18 शायद 17-18 साल का था तब से मुझे भी बहुत समय के बाद पता चला आइडियोलॉजी क्या होती है। आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अ स्लम एरिया, यू कैन कॉल इट एज ए स्लम डॉग मिलेनियर। हम लोग स्लम डॉग मिलेनियर्स हैं, जहाँ पे हमको बहुत सारी जो चीज़ें मिली है वो विरासत में मिली है। किसी ने मतलब पढ़ाया नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं। ऐसा नहीं है कि पिताजी जो थे वो सरकारी नौकरी पे नहीं थे, वो थे, लेकिन हमारे घर की शुरुआती दारू से स्टार्ट होती थी तो दिन भी वैसे ही ढलता था। तो इसलिए ऐसा नहीं था कि आपके पास में जॉब है, यानी हमारे समाज के किसी वर्ग के पास में जॉब है, इसका मतलब उसका परिवार पूरी तरीके से संतुलित है, प्रोग्रेसिव विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं। ये डिपेंड करता है। तो उस दौरान जो थे मतलब हम लोग भी स्लम एरिया से रह के आए हैं, स्लम की लाइफ जिए हैं, मैंने खुद जिया है, मेरी फैमिली ने जिया है। एक बड़ी अजब बात होती थी कि घर के सामने में जब कभी सरकारी गाड़ी आती थी, तहसीलदार का घर है तो सरकारी गाड़ी आना, वो भी एक स्लम एरिया में आना, तो सबकी निगाहें ज़रा ये हो जाती थी और सब लोग खड़े होकर देखते थे किसके घर पे आए। तो जब वो देखा जाता था तो यकीनन हमारे पिताजी बाहर आते थे तो रिस्पेक्ट होता था, लेकिन उतना नहीं, हम जैसा ही आदमी है, इसलिए उतना कुछ खास असर होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आदतें ही वैसे थी। अगर मैं सोशलॉजिकल टर्म्स में कंसेप्चुअली नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसा सांस्कृतिक धरोहर जैसी होनी चाहिए, एक कल्चरल कैपिटल जो है वो लैकिंग था। हमारे समाज के पास में बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, लेकिन कल्चरल कैपिटल नहीं होता, सोशल कैपिटल नहीं होता, और ये नहीं होने की वजह से हमको वो बहुत डेवलप दिखाई देते हैं, लेकिन वो होते नहीं। तो ये इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा संपर्क जब मैं काम करना स्टार्ट किया आप ही लोगों की उम्र में, तो पहली बार पे बैक टू द सोसाइटी के अंदर में काम किया। मैं कोई ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि मैंने कहाँ काम किया, इसके लेके नहीं बता रहा। संगठनों को लेके कहना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि हम संगठन का पार्ट हैं, और मैंने उसकी जर्नी देखी है कि पहले की संगठन कैसे रही, उसमें यूथ काफ़ी रहे, सीखने को काफ़ी कुछ मिला, बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद में फिर उसी संगठन से, जिसको पे बैक टू द सोसाइटी कहा जाता था, उसके बाद में सोशल एजुकेशन मूवमेंट नाम की संगठन। ये जो बीच का जो पड़ाव था बड़ा अलग सा रहा, क्योंकि सामाजिक आंदोलनों को समझते समझते एक बात और समझ में आई थी कि सामाजिक आंदोलन जब भी निर्माण होता है तो समाज में परिवर्तन करने के लिए निर्माण होता है, लेकिन साथ साथ में ये भी बात समझ में आई कि जब किसी भी सामाजिक आंदोलन या सामाजिक संगठन का निर्माण होता है तो हम सब एकजुट होते हैं, हम मिल के काम करते हैं, जब तक वो संगठन जो है एक स्तर पे न पहुँचे। और जैसे ही ये संगठन उस स्तर पे जब पहुँचती है तो संगठनों के अंदर में अगर विचारधारा का सीमेंटिंग ना हो, भाईचारा का सीमेंटिंग ना हो, और एक दूसरे के साथ में शेयरिंग ना हो, तो फिर विभाजन आने लगते हैं। डिज़ायर्स जो है हमारे अपनी जो पर्सनल डिज़ायर्स होती है, वो डिज़ायर जो है कहीं तो भी संगठन को तोड़ने का काम करती है। अब ये मैं जिम्मेदारी के इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने टूटते हुए देखा है, और ये टूटते हुए यही नहीं देखा, मैंने JNU में भी देखा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर में जब हम लोगों ने BSF फॉर्म किया था, बहुजन स्टूडेंट फ्रंट, दैट वाज 2005 में जब हम लोगों ने फॉर्म किया था। उसके पहले हमने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट
शेड्यूल कास्ट ऑल इंडिया SC ST OBC रिजर्वेशन के नाम पे, सेव फॉर द रिजर्वेशन के नाम पे संगठन के निर्माण किए थे, जिसमें हम लोगों को बरखा दत्त ने बुलाया था स्पीच करने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि एक पहले अपने आप में युवकों की संगठना थी, यूथ लोगों की संगठना थी, जिन्होंने रिजर्वेशन के फेवर में जो है अपनी आवाज़ बुलंद की थी, जहाँ पे हम लोगों ने तीन यूनिवर्सिटीज़ को मोबिलाइज़ किया था, जामिया से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU सबको लेके मोबिलाइज़ किया था। तो उस संगठन के अंदर में हमेशा वो टूटने वाला जो असर था वो भी देखने को मिला, और वहाँ पे भी संगठन एक पीक पे गई। JNU के अंदर में इस संगठन ने जो है इलेक्शंस भी लड़े और लेफ़्ट और राइटिस्ट के नाक में दम करके रखा था, और चैलेंजिंग भी हुआ, लेकिन फिर समझ में आया कि उस संगठन के अंदर में फिर से विभाजन हो गया, फिर से टूट गया। आप लोग कह सकते हैं कि अभी तो हमारी संगठन 1.5 साल की है, अपनी संगठन 1.5 साल की है, लेकिन हम ये बात क्यों कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं। हम यहाँ पे आए हैं तो हम इमोशन भावनाओं में बह के नहीं आए हैं, हम सोच समझ के आए हैं। हम इस संगठन का पार्ट बन रहे हैं, सोच समझ के बन रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस संगठन के माध्यम से जो बाबा साहब का एनलाइटन जो इंडिया बनाने का जो सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। अब एनलाइटन का मतलब, एनलाइटन इंडिया, प्रबुद्ध भारत का मतलब ये भी नहीं है कि आपको बुद्धिज़्म लेना है, ऐसा भी नहीं बोला, क्योंकि वो अलग है, उसमें हम लोग डिस्कशन बाद में कर सकते हैं। लेकिन प्रबुद्ध भारत का एक मतलब ये भी है, बाबा साहब को सोचने वाला समाज तैयार कर रहा था। एनलाइटन इंडिया का मतलब होता है थिंकेबल सोसाइटी। बाबा साहब का ये दायित्व था कि एजुकेशन के माध्यम से जो है, सोच के माध्यम से जो है, एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स के माध्यम से समाज के अंदर में सोचने वाले समाज की निर्मित होनी चाहिए। उसको बाबा साहब एनलाइटन इंडिया बोलते थे। हमने बुद्धिज़्म से जोड़ दिया, वो अलग बात है। बुद्ध में भारत बनाना चाहते थे, वो एक अलग मुद्दा है, उसको हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो संगठन टूटने की जो प्रक्रिया जो हमेशा हमारे समाज के अंदर में चलती आ रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, उस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। मुझे जो टॉपिक भी मिला है वो है इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट एज पीरियोडिक मूवमेंट को लेके वर्सेस को लेके किया गया। मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये दोनों के दोनों आंदोलन बड़े महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं इसको अलग तरीके से नहीं देखता। इंस्टीट्यूशनलाइज मूवमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशनलाइज मूवमेंट एक बहुत बड़ी व्याख्या है, बड़ी बात है, और उसको अगर हम समझने की बात करें तो आपको ये समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूशनलाइज मूवमेंट वो होता है, इस तरीके का एक आंदोलन होता है जहाँ पे मेरे रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राहुल के रहने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन लोगों के रहने से भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण होता है जहाँ पे लोग अपने आप चले आते हैं, बनते और निकलते हैं, यानी इसमें जो है किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कहा जाता है। एक पर्टिकुलर नियम और पर्टिकुलर एक वे से उस चीज़ को वो इंस्टीट्यूशनलाइज मूवमेंट में परिवर्तित होती है। बाबा साहब फुले से लेके तो बाबा साहब तक, और बाबा साहब से लेके काशीराम साहब तक की जो मूवमेंट चली है, ये अपने आप में एक विचार रहा है। उन्होंने विचार निर्माण किए, समाज के तरफ में लेके गए और मोबिलाइज़ किए। हमको समाजशास्त्र के अंदर में कहा जाता है कि सोशल मूवमेंट के 3 दायित्व हैं, एक है लीडरशिप, एक है आइडियोलॉजी और एक है संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों का मिला जुला रूप जो है सोशल मूवमेंट को या किसी भी आंदोलन को जिंदा रखता है। बाबा साहब को अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या फुले को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उस समय उन्होंने अपने विचारों के आधार पे एक मूवमेंट तैयार की, एक सोशल मूवमेंट तैयार की, जिसको हम लोग एंटी कास्ट मूवमेंट कहते हैं। और ये एंटी कास्ट मूवमेंट का रूप उन्होंने आगे लेके गए, बहुत बड़े पैमाने पर उसको स्प्रेड आउट भी किया। लेकिन फिर बाद में कैसा हुआ कि इन लोगों के जाने के बाद में मूवमेंट्स हमको दिखाई नहीं देते, मतलब एक बड़ा सा गैप रहा। बाबा साहब के जाने के बाद में एक बहुत बड़ा गैप आया, जो राहुल ने पहले ही आप लोगों को टच किया, 30-40 साल का गैप रहा। और फिर बाद में काशीराम साहब आए, और काशीराम साहब ने फिर से इस मूवमेंट को ज़िंदा किया, लोगों के अंदर में एक चेतना निर्माण की।
और ये जब काशीराम साहब ने जब इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, तब तक जो हमारे एंटी कास्ट जो लीडर्स रहे हैं वो पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुके थे, उनकी आइडिया इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी थी। यानी आज जो हम लोग मूवमेंट्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक तरीके के सोशल मूवमेंट्स नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके का मूवमेंट है जो समाज के अंदर में जाता है, समाज के बातों को लेके डील करता है, उनको प्रश्न निर्माण करता है और उसका माध्यम बनता है। पहले कैसा था कि पहले मूवमेंट चलती थी, लोग इकट्ठा आते थे, फिर मूवमेंट होती थी और फिर ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती थी। अभी कैसा हो रहा है कि अभी मूवमेंट तैयार नहीं हो रही। पहले जो इंस्टीट्यूशनलाइज आइडिया है, पुले के है, शाहू के है, पेरियार के, इन लोगों की जो विचारधारा है उसको हम लोग आत्मसात करते हैं, फिर संगठना निर्माण करते हैं और उस संगठना के आधार पे हम हमारी समाज की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक पर्टिकुलर अप्रोच में उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पर ये जो रुख होता है, बाबा साहब का जो रुख रहा है इस मूवमेंट को चलाने में, तो सामाजिक परिवर्तन कर रहा है, मतलब कंप्लीटली सोशल चेंज करने की बात उन्होंने की है, अल्टरनेटिव सिस्टम देने की बात की है। लेकिन इसको जब हम लोग और आगे लेके जाने की जब कोशिश करते हैं तो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बाबा साहब ने जो मूवमेंट चलाई है वो सामाजिक व्यवस्था को पकड़ के चलाई है, लेकिन उसका जब विश्लेषण करते हैं तो बाबा साहब ने बहुत सारे इश्यूज़ को भी लिया। वर्तमान काल की जितने भी आंदोलन चले हैं या ऑर्गेनाइजेशंस रही है, उन्होंने इश्यूज़ नहीं लिए। जैसे अगर आप बाबा साहब का 1927 से अगर आप लो, मतलब उनका एनालिसिस करो, तो उसको स्पिरिटिक जिसको मूवमेंट कहेंगे या इश्यूज़ को लेके इश्यूज़ को पकड़ा है, इश्यूज़ को पकड़ के व्यवस्था पे प्रहार किया है। व्यवस्था पे ही प्रहार करते नहीं रहे हैं, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है बाबा साहब के ऑर्गेनाइजेशन की, इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया, समाज की जो इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स को उन्होंने डील करने की कोशिश की है बाय एक्टिंग द चेंज द सोशल मूवमेंट। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने उस चीज़ को करने की कोशिश की। और इसीलिए ये जो मूवमेंट रहा है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बाबा साहब ने वुमेन के इश्यूज़ उठाए, बाबा साहब ने हॉस्टल्स के इश्यूज़ उठाए, बाबा साहब ने स्कॉलरशिप्स के इश्यूज़ उठाए, बाबा साहब ने सेटलमेंट के इश्यूज़ उठाए, बाबा साहब ने जो हेल्थ के इश्यूज़ उठाए, बाबा साहब ने इकोनॉमिक्स बैंकिंग से संबंधित जो भी चीज़ें वो भी इश्यूज़ उठाए, बाबा साहब ने पानी के इश्यूज़ उठाए। क्या इश्यूज़ नहीं उठाए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर में जितनी भी संगठनाएँ आई हैं उन्होंने इसमें से किसी भी इश्यूज़ को उठाया है। उन्होंने कास्ट की ज़रूर बात की, लेकिन इश्यूज़ को कास्ट से संबंधित या अटैच करने की बात नहीं की, कभी नहीं। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा कि जब मैं नागपुर के अंदर में था और जब मैं उस नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में जब मैं गया था, मैं वहाँ के वाइस चांसलर को मिलने के लिए गया था। वहाँ पे कुछ 4 या 5 जो बच्चे थे वो भी आए थे। मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी जागी, मैंने उनको पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए। तो उस समय कैसा हो रहा था कि जो एग्ज़ामिनेशंस थे उस एग्ज़ाम को जो है पोस्टपोन किया जा रहा था, और जिसका नुकसान जो है बड़े पैमाने पे SC/STs के बच्चों को झेलना पड़ रहा था। मतलब जानकारी मतलब ऐसी थी कि उनको ही ज़्यादा फेस करने वाले थे। तो इसीलिए जब मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोग वाइस चांसलर से मिलने के लिए आए हैं और हम आवेदन देने के लिए आए हैं कि ये जो है पोस्टपोन न किया जाए, इसके ये जो चेकिंग है एग्ज़ामिनेशन जल्द से जल्द लेने तो हमारा नुकसान हो जाएगा। मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में पूछा कि आप किसी संगठन से संबंधित हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, हम लोग ABVP से हैं। उन्होंने कहा हम लोग ABVP से हैं। और उस ABVP के अंदर में जो लीडर थे यकीनन जो है भूदेव जी थे। इस धरती का जो भूदेव होता है, तिलक लगा के, और एक लाइसेंस तो रहता ही है उनके पास में, छुपा हुआ लाइसेंस। तो छुपा हुआ लाइसेंस लगा के वो उनके लीडर्स रहे हैं, तो वो लीडर थे, बाकी सब लोग दूसरे थे। मेरे लिए ये प्रश्न निर्माण था कि बाकी जो संगठनाएं थे जो
फुले अम्बेडकराइट संगठन थे या उन्होंने ये आवेदन क्यों नहीं दिया? मतलब ये था कि उसके अंदर में कॉन्शियसनेस ही नहीं है। नागपुर जैसे जगहों के अंदर में जो कॉन्शियसनेस क्रिएट होना चाहिए था, जो संगठना निर्माण होनी चाहिए थी, जो फुले अम्बेडकर विचारधारा को लेके चलना चाहिए था, इस तरीके की प्रक्रिया कहीं पे भी दिखाई देती हुई नहीं है। और इसीलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बनता है कि हम लोगों ने इश्यूज़ उठाने चाहिए। हम लोगों ने इश्यूज़ को, क्योंकि अगर संगठनाएँ इश्यूज़ लेती है तो संगठना को बढ़ने में और उसको पनपने में सहायक होता है, मदद मिलती है। और हमेशा संगठना का जो इश्यूज़ है वो समाज के नीड के हिसाब से उनकी ज़रूरत, जो उनकी ज़रूरतें मतलब पूरी नहीं हो रही है, उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज भी जो है, मतलब इस इंस्टीट्यूशन के अंदर में इस बात को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि संगठना जो है टूटती जा रही है, हमेशा ही टूटती जा रही है। कभी हम लोगों को ये लगता है क्या कि क्यों इस तरीके से मतलब संगठनाएँ टूटती जाती हैं? अभी इसके ऊपर मैं मतलब कल जाके आज हम लोग एकजुट होकर यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, 2 या 3 लोग कार्यकर्ता फुल डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं। हम उनके सपोर्ट में हैं, सपोर्ट में नहीं, हम लोग इन्वॉल्व नहीं, एक्टिवली इन्वॉल्व हैं प्रेजेंटली। ऐसा नहीं कहूँगा कि हम सपोर्ट में हैं, हम लोग सभी एक साथ हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी होने चाहिए और हमको ये भी सोचना चाहिए कि ये संगठना जो है दीर्घकाल तक भी चले। और अगर हमको ये दीर्घकाल तक चलाना है अपनी संगठना, तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा या इस बात को समझना पड़ेगा कि संगठनाएँ टूटती क्यों हैं। इसके कई रीज़न्स मुझे समझ में आता है, इसके कई रीज़न्स हैं। जैसे मैं पहली संगठन में जब काम किया तो उनका ये कहना था कि बाहरी ताकतों ने जो है उस संगठन को तोड़ने का काम किया। कैसे बाहरी ताकतों ने किया? तो ये बताया जाता है कि बाहरी संगठन के कुछ लोग जो है इस संगठन के लोगों को खरीद लिया। पहला इंसिडेंट, हमने फलाना व्यक्ति को जो है किसी और व्यक्ति के साथ में मिलते हुए देखा, जो संघ से था, जो कांग्रेस से था, और इसीलिए वो संगठन टूट गई। फिर दूसरी चीज़ें जो दूसरे संगठन के अंदर में जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो मुझे ये समझ में आया कि उस दूसरी संगठन के अंदर में भी इन्वॉल्वमेंट ऐसा था कि कुछ लोग उस संगठन के लोग बिक गए। अभी रिसेंटली बापसा के अंदर में बापसा ना अभी रिसेंटली अभी डिवीज़न हो गया, अब भी हुआ है। वो बहुत ही दिल को हिलाने वाली बात थी कि ऐसा कैसा हो गया ना। और जब वो डिस्कशन निकला तो बहुत ही बेकार सी बात है, अनबिलीवेबल, जिसका आपके समाज परिवर्तन का उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। तो एक बात क्या समझ में आती है कि इस सोशल मूवमेंट में या सामाजिक संगठन के अंदर में जो टूटने का जो कारण होता है ना, वो इंटरनल होता है, वो बाहर ही नहीं होता है। हम लोगों ने क्या किया है कि बाहर के लोगों ने हमारी संगठन को तोड़ा है, ये बात बता के हमने उन लोगों को बहुत पावरफुल किया है। मतलब कोई तो भी इन्फिल्ट्रेशंस फिल्टर होके हमारे संगठन के अंदर में आता है और एक झटके में जो है पूरी संगठनों को नेस्ते नाबूद करके चला जाता है। यानी हमने उनको कितना पावरफुल बनाया है, हम लोग सोच ही नहीं पाते कि ऐसे कैसे वो पावरफुल हो जाते हैं, इतनी सी संगठन के लोग और सब चीज़ें तोड़ के चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं रहता। विदिन संगठन के अंदर में लोग कुछ जिनका सेल्फ इंटरेस्ट जाग जाता है या जिनको ऐसा लगता है कि उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए, तो उनको पूरी तरीके से छुपाने के लिए वो लोग संगठन बाहरी चीज़ों का नाम लेते हैं। जैसे दलित पैंथर का भी अगर डिविजन्स होना हो, दलित पैंथर का भी अगर डिवीज़न, तो क्या झगड़ा था? एक बोलता था हम मार्क्सवादी विचारधारा से परिवर्तन लाएंगे, दूसरा बोल रहा था कि हम बुद्धिज़्म के माध्यम से परिवर्तन लाएंगे। ये दोनों तरीके के झगड़े थे। लेकिन इन झगड़ों के अंदर में जब मैं दया पावर की किताब पढ़ता हूँ दलित पैंथर को लेके, तो उसमें इस बात का उल्लेख आता है कि राजा ढाले जो है वो दूसरे वाले का नाम क्या है मैं भूल गया, ढसा, हाँ, नामदेव ढसा, उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। नामदेव ढसाल जो है राजा ढाले को अपने इक्विवेलेंट लेके ही नहीं चलना चाहता। संगठनों के अंदर में जो एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्याएं निर्माण होती है,
जो कॉम्पिटिशन्स निर्माण होते हैं, जो एक तरह का रिपल्शन जो निर्माण होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं उस संगठनों को तोड़ने के लिए। वो कोई और नहीं तोड़ता है, हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं उसको तोड़ने के लिए। लेकिन क्योंकि मैं लीडर हूँ ना, मैं लीडर हूँ, तो मैं लीडर होने की वजह से मैं थोड़ी ना इस बात को बताऊँगा कि इसकी वजह से हुआ करके। तो मैं ये बताऊँगा कि ये जो व्यक्ति है ना, ये बिक गया है, मैंने इसके साथ में फलाना व्यक्ति के साथ में गया है, ये फिल्टर हुआ है। इस तरीके की पोजीशंस ली जाती है किसी भी संगठन को तोड़ने के लिए। और यही बात जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हमने संगठनों को कैसे बांध के रखना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब, ऐसा नहीं था कि बाबा साहब की लीडरशिप को सभी लोगों ने एक झटके में एक्सेप्टेबिलिटी दी। राहुल ने इस बात का उल्लेख किया है, इसमें जाऊंगा नहीं। लेकिन हमको बाबा साहब की जो लीडरशिप रहा है, उसका जो स्ट्रगल रहा है, उसको कभी भी बताया नहीं गया। शायद हो सकता था कि हमारे पूर्वजों की गलतियाँ जो कुछ भी हुई है उससे हम सीख लेते थे कि किस तरीके से संगठन को संजोया जा सकता है, उसको आगे लेके जाया जा सकता है। लेकिन ऐसा हमको कभी भी हमको कभी भी ये मिला नहीं। और इसीलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आज का जो यूथ है, मतलब आज प्रेजेंट कंडीशन के अंदर में जो यूथ है, वो हमारे संगठनों के साथ में क्यों नहीं जुड़ रहा। आप जुड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम लोग थे, हमारे वक्त में जब हम लोग स्टूडेंट्स इसमें काम कर रहे थे, तो हमको बुलाना पड़ता था, बहुत सारे लोगों को जाके बुलाना पड़ता था, कन्विंस करना पड़ता था। और मुझे इस बात को लेके बहुत मतलब एक प्राइड फील होता है कि आप सभी लोग जो है इतने दूर से यहाँ पे आए हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आप चाहते हैं कि संगठनों को बढ़ाना है, बाबा साहब की मिशन को पूरा करना है। पर प्रश्न ऐसा निर्माण होता है कि हमारे जो यूथ है, आज जिस तरीके का जो चैट जीपीटी का ज़माना है, अभी ग्रोक भी आ गया है, ग्रोक ने तो और भी ये करके रखा है, जो चीज़ें ग्रोक ने किया है वो चैट जीपीटी हमको नहीं दे रहा है। तो आज जिस तरीके का ज़माना आया है, उसके अंदर में हमारे सामने प्रश्न निर्माण हो रहा है कि क्यों जो है हमारे समाज के अंदर में हमारे ही यूथ जो है हमसे जुड़ क्यों नहीं रहे। अब इसका उदाहरण मतलब कैसा होता है कि जैसे मैं भी काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा था कि युवकों को समझाऊं। अगर कोई युग जो है कभी इस सामाजिक परिवर्तन के टच में नहीं आया होगा, तो उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है या समझाया जा सकता है। लेकिन मेरे सामने भी ये प्रश्न था और ये मुझे लग रहा था कि एक बुद्धिस्ट यूथ है जिसके फैमिलीज ने उसका प्रिविलेज उठाया है, उसको बैठा के जो है मैं समझा रहा हूँ कि देख बाबा साहब की ऐसी मूवमेंट थी, बाबा साहब की वैसी मूवमेंट थी। यानी आज की पीढ़ी को समझाना पड़ रहा है, उसकी सेकंड पीढ़ी को समझाना पड़ रहा है कि बाबा साहब, मतलब मेरा कंसंट्रेशन किधर जाना चाहिए था। आज की पीढ़ी का कंसंट्रेशन जो है दूसरे समाज के अंदर में, ये बुद्धिस्ट समाज बोलो या शेड्यूल कास्ट का जो अम्बेडकराइट समाज है, इस समाज में दूसरे समाज के अंदर में रूट्स तैयार कर लेने चाहिए थे, ह्यूमनिस्टिक रूट्स तैयार कर लेने चाहिए थे ताकि ये विचारधारा को फैलाया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ क्या? मतलब आज जिसका बेनिफिट इस समाज के, अम्बेडकराइट समाज के उन लोगों ने लिया, उनके ही बच्चों को समझाना पड़ता है कि बाबा मूवमेंट के अंदर आ, उनको ही बोलना पड़ता है कि एंटी कास्ट मूवमेंट तेरे समाज के लिए बाबा साहब ने ऐसा करके रखा है, बाबा साहब ने वैसा करके रखा है, फूले ने ये किया, तो ये तेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमको समझाना पड़ता है। मतलब कहीं तो भी जो है हमारे समाज की जो संगठनाएं थी जिन्होंने सही में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था एक यूथ को तैयार करने के लिए या नेक्स्ट पीढ़ी को तैयार करने के लिए, वो कहीं तो भी हम फेल हो गए, वो हम लोगों ने कहीं तो भी पूरे नहीं कर पाए। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। और यूथ के इस अप्रोच को लेकर जब मैं समझने की बात करता हूँ तो मुझे इसका जो रीज़न्स है वो सोशलाइजेशन में जाता है, वो एजुकेशन सिस्टम में जाता है। जैसे मुझे कभी कभी बताया जाता था कि जो एजुकेशन लेगा वो समाज के अंदर परिवर्तन करेगा। बाबा साहब भी कहते थे ना कि एजुकेशन इज अ टाइग्रिस बिट, whoever will take it, the person will roar। अभी कितने एजुकेटेड लोग हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर, कितने प्रतिशत हो गए? सब रफली 90% पकड़ के चले एजुकेटेड।
90% अगर शेड्यूल कास्ट के लोग एजुकेटेड है तो आवाज़ तो है ही नहीं। एजुकेटेड है ना, आवाज़ होनी चाहिए, है क्या आवाज़? निकलती है आवाज़, परिवर्तन की आवाज़। हाँ, किसी को लगता है कि जैसे किसी के साथ में अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसके दिल में कहीं तो भी तकलीफ निर्माण होती है कि ये ऐसा हो रहा है, एजुकेटेड है। और बाबा साहब कहते हैं कि एजुकेशन कैन ब्रिंग द सोशल चेंज। बाबा साहब बोलते हैं कि एजुकेशन जो भी लेगा वो अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, सोशल जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएगा, अन्याय के विरोध में लड़ेगा। तो फिर जब ये चीज़ें मैं सुनता, मुझे जब बताया जाता था और जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मुझे लगता है बाबा साहब कहीं तो भी फेल है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने जो बात बोली थी ना वो कहीं तो भी गलत हो गई। क्यों गलत हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बाबा साहब खुद है क्या? बाबा साहब को लगता था कि एजुकेशन के माध्यम से बदलाव आएगा, फिर ये बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हमको लग रहा है कि हमारी आवाज़ नहीं ली जा रही और आइस्का जैसा संगठन को खड़ा होना पड़ रहा है? इसका मतलब ये है कि हमारे युवकों के अंदर में जो चेतना निर्माण करनी चाहिए थी वो एजुकेशन के माध्यम से नहीं है। बाबा साहब जब कहे कि एजुकेशन मिलने से परिवर्तन आ सकता है तो ये बात सही थी, लेकिन किस तरीके का एजुकेशन आपको दिया गया है ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि स्कूलिंग के टाइम पे मुझे बताया गया था कि शिवाजी महाराज के जो गुरु है वो रामदास जी हैं। मैं जब किताबें पढ़ता था मेरे स्कूल टाइम की तो उसमें रामदास बैठे ऐसा दिख रहे हैं, मतलब आधा कपड़ा ओपन, थोड़ा सा कपड़े पहने नहीं पड़े, मतलब उस समय मेरे को ठीक से नहीं दिखता था, लेकिन लंगोट वंगोट पहन के दिखते थे वो, तो मेरे को लगता था एक ये है करके, तो उसमें बताते थे कि वो शिवाजी महाराज के गुरु हैं। तो मैं ये सोचा कि उस समय मुझे भी लगा कि ये शिवाजी महाराज के गुरु हैं, बहुत ये लगता था। और शिवाजी महाराज का वो जो है टोपी वगैरह पहन के अपना भी सीना बहुत ये हो जाता था, फैल जाता था, फूल जाता था कि इतना सब कुछ है करके उसमें। और ये चीज़ें देखते समय मुझे लगा, बाद में मुझे पता चला कि यार शिवाजी महाराज के जो गुरु वो रामदास जी नहीं है, शिवाजी महाराज के गुरु जो है वो तुकाराम है। मतलब जितने भी संशोधन किए गए, लेकिन ये पर्टिकुलर कहानी कम से कम जो है 30-40 साल तक चली। और जब ये 30-40 साल तक जब बच्चों के दिमाग में ये बात बैठाई गई तो उससे क्या, उसका क्या नतीजा निकला? तो उसका ये नतीजा निकला कि उस समाज को जो वो समाज जो शिवाजी महाराज को गुरु मानता था उसको गुलाम बनाना आसान हो गया। मतलब 40 साल तक वो समाज गुलाम बना रहा। इसका मतलब ये है कि सिलेबस के अंदर में जितने भी सिलेबस हमको पढ़ाए जाते हैं उस सिलेबस के अंदर में हमारा इतिहास ही नहीं है। मेरे बच्चे को मुझे लाना पड़ा, मेरा बेटा है यहाँ पे। मैं चाहता था, मैं क्यों चाहता हूँ कि वो बेटा मेरा सुने, क्योंकि वो अपना इतिहास जाने। क्योंकि मुझे पता है कि वो इतिहास, जो इतिहास उसको पढ़ाया जा रहा है वो उसका इतिहास नहीं है, मेरा इतिहास ये है। और मेरा बेटा वो इतिहास उसको पढ़ना चाहिए, उसको देखते आना चाहिए, जो कि मेरे वक्त में मुझे नहीं मिला। और वही चीज़ वैसे ही हुई कि वर्तमान काल के अंदर में इस सिलेबस के अंदर में आपको गांधी जी पढ़ाया जाता है, लेकिन बाबा साहब नहीं पढ़ाया जाता है। आपको तिलक पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको जो है फुले नहीं पढ़ाए जाते हैं। आपको सावरकर पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको शाहू महाराज नहीं पढ़ाया जाता है। जब आपको आपका इतिहास ही नहीं पढ़ाया जाता है तो आपके अंदर में चेतना निर्माण होंगी कैसे? किस तरीके से आप जो है परिवर्तन की बात करेंगे? अब उसका नतीजा ये होता है कि जब आप 20 साल की उम्र में आते हैं तो आपके ऊपर में फॉर्मल एजुकेशन का इतना अच्छा सोशलाइजेशन हो चुका रहता है कि जब आप समझने की पोजीशन पे जब आ जाते हो तो आपकी धार जो है ना वो ऐसे ही कमज़ोर हो चुकी रहती है। तब आपको पता चलता है 20 साल के बाद में, जब आपके ऊपर में कोई प्रश्न निर्माण करता है रिजर्वेशन के खिलाफ, आपको जो है आपका लो डिग्निटी के बारे में जब आपको बोला जाता है, तब आपको लगता है अरे यार ऐसा भी कुछ था क्या?
ये 20 साल के बाद में हमको पता चलता है। फिर उसका नतीजा ये होता है कि 20 साल के बाद में जब हमको पता चलता है तो मूवमेंट को समझते समझते हमको 10 साल लग जाते हैं। मूवमेंट को आपको समझते समझते अभी 10 साल और लगेंगे इस संगठनों को मैच्योर्ड बनाने के लिए, क्योंकि हम तो अभी समझने की पोजीशन में, कोई ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हम अभी समझ गए और हमको, क्योंकि जब हम मूवमेंट को समझते हैं इसका मतलब ये है उस संगठन, वो जो संगठन जिस मूवमेंट को स्प्रेड आउट करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। और अगर हम उस संगठन को समझने की जब कोशिश करते हैं तो उसके ताने बाने को भी समझने की कोशिश करते हैं, साथ साथ में उसके वर्किंग पैटर्न को भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस संगठन के माध्यम से विचारधारा किस तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग की जाए। तो जब आप 10 साल आप और लेते हो तो आपको मैच्योर होते होते तो 40 साल हो जाते हैं। भैया मैं तो हूँ उस एज में, क्योंकि पहले तो मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, हमको लगता था सब कुछ हमको समझ गया। नहीं, ऐसा नहीं, अभी आप प्रोसेस के अंदर में। आपको जब आप मैच्योरिटी की पोजीशन पे जब आ जाते हो तो आपके पास में काम करने के लिए 15 से 16 साल रहते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो आपकी संगठन ही नहीं बल्कि आपकी मूवमेंट भी उतने ही साल पीछे जाती है। आपकी संगठन ही नहीं, आपकी मूवमेंट, आपके ऑब्जेक्टिव उतने ही साल पीछे जाते हैं। जितना अगर आपको वो बात 15 साल, आपको अगर मान लो 30 साल समझने में लग गए इस मूवमेंट को, तो आपका मूवमेंट 30 साल पीछे चला गया। अगर आपको ये मूवमेंट, ये संगठन, इसकी विचारधारा अगर आपको 30 साल पहले समझ में आती है तो आपका मूवमेंट 30 साल और आगे निकल गया। अगर इस बच्चे को ये मूवमेंट अभी समझ में आती है, उसके अंदर में अभी आज अगर वो 9 साल का है और अगर वो उस तरीके के रोल कॉल में आता है तो 20 साल की उम्र में वो मूवमेंट को पकड़ लेगा पूरी तरीके से। इसका मतलब है कि वो मूवमेंट आगे निकल जाएगी। आप समझ रहे हैं? एक बच्चे, एक व्यक्ति के अंडर में, मतलब एक व्यक्ति जो 9 या 10 साल का होता है, जिसको आप संगठनात्मक दृष्टिकोण से जब आप उसको तैयार करते हो तो वो जो है आगे की 10 पीढ़ी को तैयार करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर में कम से कम 10 जनरेशन जाती है। जनरेशन गैप 10 साल के बीच का होता है। 10 साल का जब गैप होता है तो एक जनरेशन कही जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अगर एक व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र में जो है अगर पूरी मूवमेंट को समझता है तो उसके पास में 40 साल रहते हैं। अगर हमारी 60 साल की उम्र है, अगर हमारा एवरेज जीना अगर 60 साल का है, तो आप देखिए इस 40 साल की उम्र के अंदर में कितने लोगों को तैयार किया जा सकता है 20 साल की उम्र से, संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। और इसीलिए संगठन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसी के माध्यम से जो है हम लोग आगे, मतलब विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। पर ये बात जैसे कैसा होता है कि जैसे ही हमारे लोगों को ये बात जब बातें समझ में आती तब उनकी 40 साल की उम्र हो जाती है, और तब तक आपका जो दुश्मन होता है वो नए मुद्दे लेके आ जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। हम उसी के अंदर में खेलते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इश्यूज़ नहीं पकड़ने चाहिए, हमारे समाज के लोगों के इश्यूज़ पकड़ने चाहिए, लेकिन हम इस संगठन से संबंधित है तो हमको ये भी तय करना पड़ेगा कि कौन से इश्यूज़ हमारी संगठन को बढ़ाने के लिए काम में आ सकते हैं और इस समाज को परिवर्तित करने के लिए कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना। इस मामले को बाबा साहब बहुत अच्छे से समझते थे, इसीलिए बाबा साहब ने अपने समाज के इश्यूज़ को पहले प्रायोरिटी दी, देश के इशू को सेकेंडरी दी। वो कह रहे थे मैं देश को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरे लोगों की है, उसको मैं पहले रिजॉल्व करूँगा तभी मैं उसके अंदर में परिवर्तित ला सकता हूँ। ये पोजीशन जो है बाबा साहब ने ली थी, और इसीलिए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको अगर मूवमेंट को, हमारी संगठनों को अगर ये करना है, प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग करने का है, तो हमको हमारे समाज की विचारधारा, हमारे समाज के अंदर में विचारधारा का फैलाव करना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी ईच वन टीच वन की है। मतलब कैसे होगी? ईच वन टीच वन। मैं हूँ, मुझे अगर आइस का बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि इसकी विचारधारा मेरे समाज के
समाज के लोगों में परिवर्तन ला सकती है, तो क्यों ना मैं 5 लोगों को समझाऊँ। 5 लोगों को खाते पीते ही कर सकते हैं, चाय पीते हैं हम लोग। हमारी मूवमेंट तो टपरी से स्टार्ट हुई थी, चाय के कप से। हमको बुलाते थे, वहाँ बैठाते थे और बातचीत करते थे, वो फीडिंग होता था। तो क्यों ना शाम के समय में कहीं और कुछ घूमने से बजाय 4 अपने पहचान के लोगों को बुलाया जाए, चलो आज चाय पीते हैं, चर्चाएँ करते हैं। मूवमेंट यही से, मतलब ईच वन टीच वन। एक इंसान की अगर जिम्मेदारी ले, यहाँ पे अगर 50 से 60 लोग हैं, अगर हर इंसान ने सिर्फ एक ही इंसान की जिम्मेदारी, नहीं 4-5 लोगों की चाहिए, एक ही आपके आजू बगल का, तो अगले जो हमारा अधिवेशन होगा तो 100 लोग आएंगे। एक कोई बड़ी बात नहीं है, एक को तैयार कर देगा। तो हमको इस प्रोसेस के अंदर में कैडराइजेशन प्रोसेस लानी बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी संगठना को बहुत व्यापक तरीके से बनाना है। उसका प्रोग्राम कैसे बनाना है वो अलग बात है, उसको कैसे प्रोसीड करना है वो अलग बात है। मैं जानता हूँ टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं बोलते जा रहा हूँ, मैं भी मिल रहा है मिलता है तो सुनाते जाओ, जितना भी लगे बोलते चले जाओ। लेकिन एक लास्ट वाला मुद्दा लेकर मैं अपनी बात यही रखूँगा। जब संगठना के अंदर में कुछ संगठनाएं जब टूट गई, जिसमें मैं काम कर रहा था, तो उसमें 3 इश्यूज आए थे। एक था लीडरशिप, आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन। कहना ऐसा था कि किसके साथ किया जाए किसके, प्रायोरिटी किसको दिया जाए। अगर मान लो कि लीडरशिप जो है बेईमान निकालता है, लीडरशिप अगर गलत निकलती है, तो फिर क्या हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का साथ देना चाहिए कि आइडियोलॉजी। मान लो अगर आप लीडरशिप बाहर निकाल देते हो, लीडरशिप को आप निकाल सकते हो, वो कोई काम की नहीं, अब बची ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी। आपके सामने में ऐसा है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई स्ट्रैटेजिक पोजीशंस ले रहा है और आपको पट नहीं रहा, आपके आइडियोलॉजी से नहीं मैच हो रहा, तो आप किसका साथ देंगे, आइडियोलॉजी का देंगे कि संगठन का देंगे। प्राइम किस में रहेगा, आइडियोलॉजी रहेगी। लेकिन अगर आइडियोलॉजी प्राइम रहेगी तो संगठन ने जो इतना सारा जो काम किया है, यहाँ तक का जो काम किया है, तो वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा। यानी आइडियोलॉजी सबसे बड़ी प्राइम है आपके हिसाब से, है ना? यस। आइडियोलॉजी के चलते मैंने आइडियोलॉजी का स्टैंड लिया, तो जिसके चलते ऑर्गेनाइजेशन पूरी की छूट गई। फिर जबकि आपने ये अभी क्वेश्चन किया तो मुझे लगा कि वी हैव टू वेट फॉर द सन एंड ऑर्गेनाइजेशन में आइडियोलॉजी कैसे इम्प्लीमेंट की जाए, काम किया जाए, ये आप देख सकते हैं। यस, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि जब मैं जब संगठन से जब बाहर निकला और मुझे ये किया गया, तो मुझे अप्रोच किया गया कि हम लोग कुछ नया ओपन करते हैं, नया फॉर्म करते हैं। क्योंकि आई वॉज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड BSF, और मैं ही बाहर हो गया था उसके अंदर से, मतलब सब कुछ तैयार करने के बावजूद भी। तो कहने का तात्पर्य ऐसा था कि काफ़ी लोगों ने आया और उन्होंने कहा कि वो जो काम कर रहे हैं वो आइडियोलॉजी, इसलिए हम लोगों ने दूसरा काम करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप अगर उस संगठन से संबंधित हैं जिसने आपको बड़ा किया, जिसने आपको सोशलाइज किया, आप उस संगठन के प्रति एक ही झटके में अपने संबंध कैसे तोड़ सकते हैं। एक बात आप लोगों ने बल्कि ये देखना चाहिए, जैसे कि ये हमारी बहन ने जो बात बताई है कि हम लोगों ने अपनी विचारधारा, वो आइडियोलॉजी, उसके ऊपर में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो एक काम देखा जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर उस संगठन के अंदर में आपका नहीं भी पट रहा है या आपको लग रहा है वो ठीक नहीं है, तो उस संगठन में रहते हुए भी बहुत सारे काम हैं जिसमें किया जा सकता है। मतलब हो सकता है आज राहुल के साथ में मेरी नहीं बनी, उदाहरण के तौर पर उनको मेरी बात पसंद नहीं है, मुझे उनकी बात पसंद है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी इनके खिलाफ खड़ा हो जाऊँ या ये मेरे खिलाफ खड़े हो जाए। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है या तो हम चर्चाएं करके जो है बातों को समझने की कोशिश करें और उसका सॉल्यूशन निकालें, या तो फिर मेरे पास में
जो काम दिया गया है आइस्का का जो दूसरा काम होगा, मैं उनको सही से ठीक है इस बार के लिए आप काम कीजिए, हो सकता है ये बात अभी सही होगी करके मैं दूसरा काम करूँगा ना। ये मैच्योरिटी आती है संगठन में काम करते हुए, और इसके अंदर में हमको हमारे ह्यूमन जो इमोशंस है वो संभाल के रखना चाहिए, जो हमारे जो 6 सेंसेस है ना उसको संभाल के रखना चाहिए, जो काम आते हैं किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए। कोई बाहर की संगठन आके इस संगठन को नहीं तोड़ती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वैसे तो हमारे पास में 6 सेंस नहीं है, 7 सेंस है। हमारे इंडियन सोसाइटी के मेंबर्स के साथ में 6 सेंस नहीं होती है, 7 सेंस होती है, और 7वां सेंस जो होता है वो कास्ट होता है, जो बैठे बैठे हम लोग टारगेट लगाते रहते हैं कि कौन किस जात का है करके, 7 सेंस। 6 सेंस नहीं होता, 7th होता है। तो विद दिस वर्ड्स, मतलब बातें काफ़ी थी लेकिन मुझे सब कुछ वो मिल चुका है, और मुझे मतलब ऐसा बोलना नहीं आता, लीडरशिप के जैसे बात करने नहीं आती। अनुभव के आधार पे जो चीज़ें मुझे लगी वो मैं आपके समक्ष रखा। जो भी चीज़ें मैंने बोला है वो संगठनों को बांधने के लिए रखा है, और मैं ये बातों से अपनी मतलब इन बातों से मैं अपने आप को कंक्लूड करूँगा ये कहते हुए कि तय कर लो कि आप आइस्का के पार्ट हो और आप एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाले हो। आइस्का ने जो काम किया है वो शरीर की रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया है, मतलब हमको इस शरीर की रीढ़ की हड्डी बनाना है। समाज के अंदर में अगर शेड्यूल कास्ट एकत्रित होता है, एकजुट होता है, तो हम जो है खड़े होने लायक रहेंगे, तभी ना हम किसी का सहारा बन पाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि बाकी समाज के लोगों को हमको इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन प्रायोरिटी भी हमको इस समाज से ही चालू करना है, क्योंकि कहा जाता है ना कि पॉलिसी की महत्वता तब बढ़ती है जब पॉलिसी जो है सबसे निचले स्तर तक जाती है। समाज पूरी तरीके से संतुष्ट है, सुखी है कि नहीं है, इसका जो नापतोल है सबसे निचले स्तर के व्यक्ति से पूछा जाता है। समाज के अंदर में पितृसत्तक व्यवस्था से व्यक्ति मतलब पितृसत्तक व्यवस्था खत्म हुई कि नहीं हुई वो हम लोग नहीं बताएंगे, वो स्त्रियां बताएंगी, वो तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये तय करके चलिए कि हमने रीढ़ की हड्डी बनाई है, और इस हड्डी को मजबूत करने के लिए हमको हमारे कंधे मजबूत करने पड़ेंगे, और एक ही काम से हमको आगे बढ़ाना है इस संगठन को मजबूत करने के लिए कि यहाँ से निकलते समय ये तय कर लीजिए कि अगले 5 या 6 महीने में हम 5 कार्यकर्ता अपने साथ लाएंगे। 5 कार्यकर्ता, बड़ा नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं, सिर्फ 5 कार्यकर्ता अपने आजू बाजू को लेके। यकीनन जो राहुल या हम सभी लोगों का जो एक सपना है कि हमको 500 लोग चाहिए इस देश के अंदर में, उसको पूरा करने के लिए हमको 2 या 3 साल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थैंक यू।